हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट कॉमर्स। तो यार हमने पिछली वीडियोस में बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट फर्स्ट किया था। इसमें हमने 20 अकाउंटिंग टर्म्स को देखा था। अब इस वीडियो में हम 19 और अकाउंटिंग टर्म्स को देखेंगे और इसमें हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बचे हुए अकाउंटिंग टर्म्स। तो ये जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है इसका नाम है गुड्स। तो यार गुड्स क्या होता है? जो भी सामान हम खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, है ना। कुछ ऐसी चीज खरीदी हमने ताकि हम उसको आगे चल करके रीसेल कर सके, उसी को हम कहते हैं गुड्स। ठीक है, तो गुड्स परचेज फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो गुड्स क्या होता है कि हम या तो उसको रीसेल करने के लिए खरीदते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदते हैं। और ये एक फिजिकल आइटम होता है और ये करंट एसेट होता है। ठीक है, इसको याद रखना, गुड्स एक करंट एसेट है। ओके, इसको हम क्या करते हैं रीसेल करने के लिए या फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए परचेज किया जाता है, उसी को हम कहते हैं गुड्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब होता है कि ऐसे गुड्स जो कि अभी अनसोल्ड है, यानी कि हमने उसको या तो यूज नहीं किया या तो वो अभी तक बिके नहीं है ना। अभी तक हमने जो कुछ सोल्ड नहीं किया या फिर जो ऐसा गुड्स जो बच जाता है उसे स्टॉक कहते हैं। ठीक है, स्टॉक भी सेम गुड्स होता है, बस इसमें क्या होता है कि ये बिका सेल नहीं होता, ये बच जाता है। ओके, तो स्टॉक यार दो टाइप के हो सकते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड में जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्टॉक है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ओके, अब देखो अकाउंटिंग पीरियड समझो ध्यान से। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जिसके अंदर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को डाटा में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग ईयर जो होता है हमारा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जैसे कि हमारा कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, उसी तरीके से अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, तो ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, ये जो 1 अप्रैल को जो भी स्टॉक है उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा या ओपनिंग इन्वेंट्री कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा वो स्टॉक होता है जो ईयर के एंड में बच जाता है, यानी अकाउंटिंग ईयर के जो एंड में स्टॉक हमारे पास बच गया, जो सोल्ड नहीं हुआ गुड्स, उसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और ये हमारा स्टॉक जो होता है वो ईयर के एंड में हमारा बच जाता है, इसी को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। तो यार जितनी भी चीजें जो हमें रिसीव होने वाली हैं उसे ही हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो वो अमाउंट जो हमें गुड्स को सेल करने पे या सर्विस को सेल करने पे रिसीव होने वाला है उसे कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ये हमें रिसीव नहीं हुआ होता है, हमें ये रिसीव होने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि हमने रिवेन्यू पढ़ा था, रिवेन्यू में था कि वो अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ होता, ये हमें रिसीव होने वाला होता है, इसी को कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आती हैं, एक होता है डेटर। इसको समझो ध्यान से, क्या होता है डेटर? तो डेटर एक पर्सन हो सकता है या कोई एंटिटी हो सकती है। पर्सन हमें पता है, एंटिटी हमने पढ़ा था, कोई भी एक इकोनॉमिक यूनिट। तो एंटिटी या पर्सन जो क्या हो, जिसको हमने कोई गुड्स सोल्ड किया हो या सर्विस सोल्ड की हो क्रेडिट पर यानी उधार पर, और फिर वो हमें क्या करेगा, पैसे देगा वापस। ठीक है, तो कोई एक ऐसा पर्सन जिसको हमने कोई सामान दिया हो और उसने अभी तक हमें पैसे ना दिए हो, तो वो हमारे लिए डेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। तो जस्ट डेटर की तरह ही है, जो डेटर है हमारे पास वो अभी हमें पैसे नहीं देता, वो हमें पैसे ना दे करके एक बिल रिसीवेबल दे देता है। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि एक हमारा कागज पे या फिर एक पेपर पे लिख कर देना कि मैं इतने तारीख को आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। वो कितने तारीख को हमें पेमेंट करेगा वो इस पर लिखा होता है। तो यार डेटर ही हमें बिल्स रिसीवेबल देता है, इसका मतलब होता है कि वो कब हमें पैसे देगा, उस पर डेट लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ट्रेड पेबल। तो जस्ट ट्रेड रिसीवेबल का अपोजिट ट्रेड रिसीवेबल में था कि जो पैसे हमें मिलने वाले हैं
इसमें है जो हम पैसे पे करने वाले हैं, जितने भी पैसे हम पे करने वाले हैं उसको कहते हैं हम ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में अभी हम जो पैसे पे करने वाले हैं, ओके, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने पे कर दिया। ट्रेड पेबल का मतलब जो हम पैसे इन फ्यूचर पे करेंगे। तो ट्रेड पेबल में दो चीज आती हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है एक पर्सन या एंटिटी जिसको हमें पैसे पे करने होते हैं इन फ्यूचर। क्यों पे करने होते हैं? या तो हमने उससे गुड्स को परचेस किया होगा या फिर कोई सर्विस ली होगी, इसी को हम कहते हैं क्रेडिटर। ठीक है, जिससे हम गुड्स परचेस करते हैं और अब उसको हमने पैसे नहीं दिए अभी, तो उसे क्रेडिटर कहते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हमने अभी परचेस किया तो उसी टाइम पेमेंट कर दे। तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद पेमेंट करते हैं, इसीलिए इसे क्रेडिटर कहा जाता है। बिल्स पेबल होता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम क्या करते हैं, हम लिख करके देते हैं कि हम इतने तारीख को इतने डेट को आपको पैसे पे कर देंगे, तो उसे कहा जाता है बिल्स पेबल। यानी हम पैसा ना दे करके एक पेपर पे लिख के देते हैं कि हम इतने डेट को आपकी पेमेंट को पूरा कर देंगे, इसी को कहा जाता है बिल्स पेबल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट। तो यार जो भी चीज कॉस्ट एक एक्सपेंस होता है, या जब हम कुछ परचेस करते हैं या फिर कोई मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, तो वो जो गुड्स आता है बन करके, उस गुड्स को बनाने में जो खर्च आया है उसी को कॉस्ट कहा जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ जो हम बना रहे हैं तो वो बनाने के लिए एक हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। वो जो पैसे हैं वो कॉस्ट होती है, यानी कि वो गुड्स बनाने की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, कुछ या फिर हम कुछ परचेस कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ कॉस्ट आती है परचेस करने की, तो उसे कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर एक एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का, यानी हमने कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसको एक लिख करके रखेंगे तो वो एक हमारे लिए एविडेंस बन गया कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया। अगर हमने गुड्स परचेस किया है किसी से तो वो गुड्स के लिए हम क्या करेंगे, एक एविडेंस बना करके रखेंगे कि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो हम उसको देख सकें। ठीक है, तो वो हमारे लिए होता है वाउचर, एक एविडेंस ट्रांजैक्शन का, उसे वाउचर कहा जाता है। भाई वाउचर का एक चैप्टर है तो आप उसमें और डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यार सबका फेवरेट होता है और सबको पता है डिस्काउंट क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि हम क्या करते हैं, जितना प्राइस है उससे हम थोड़ा रिडक्शन मिलता है हमें प्राइस में गुड्स के, तो उसे ही डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट हम दे भी सकते हैं किसी को या फिर डिस्काउंट ले सकते हैं किसी से। जब हम परचेस कर रहे होंगे तो हम डिस्काउंट मांगेंगे कि भैया मुझे ये थोड़ा कम करके दे दो, तो उसे डिस्काउंट कहा जाता है। या फिर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं किसी चीज़ को तो भी हम डिस्काउंट देते हैं, हम उसमें थोड़ा सा अपना प्राइस कट कर लेते हैं, दैट इज डिस्काउंट। तो रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब डिस्काउंट यार 3 टाइप के होते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जब हम कोई सामान बहुत ज़्यादा बल्क में खरीदते हैं। जब हम कोई सामान बल्क में खरीदेंगे ना, तो वो जो हमारा सेलर होगा वो हमें डिस्काउंट दे देता है, तो उसी को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब हम अपनी परचेस की पेमेंट को टाइम पे कर दें, यानी कि जब हमने परचेस किया उसी टाइम अगर हम पे कर दें ना, तो उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। उस टाइम पे जो हमें डिस्काउंट मिलेगा उसे कैश डिस्काउंट बोला जाएगा, क्योंकि हमने टाइमली पेमेंट कर दी, उसे कैश डिस्काउंट कहा जाएगा, यानी कि उसी टाइम पेमेंट कर दिया। थर्ड आता है रीबेट। रीबेट का मतलब क्या होता है, ये भी एक डिस्काउंट है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है कि चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, यानी किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब है तो वो हमें सेलर क्या करेगा, जिसकी क्वालिटी खराब है उसको थोड़े कम प्राइस पर हमें बेच देगा, तो उसी को हम रीबेट कहते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी क्वालिटी ख़राब है या फिर उसकी लो क्वालिटी प्रोडक्ट है तो हम क्या करते हैं, उसको कम पैसे में लेंगे, हम उसको उतने पैसे में नहीं लेंगे जितना उसका रियल प्राइस होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं वो हमें सस्ते मिल जाते हैं, और वो प्रोडक्ट पे जो हमें सस्ता मिल रहा है वो रीबेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस शीट, जो आप इस अकाउंटिंग में पढ़ोगे, फाइनेंशियल चैप्टर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिसमें आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। वैसे बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, तो अब हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। एसेट्स यानी कि जो भी ओनर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एसेट्स, लाइबिलिटीज़ यानी कि जो भी ओनर को पे करना है, जो भी उसने लोन ले रखा है, जितने भी उसके ऊपर कर्ज है, लाइबिलिटीज़।
तो एक स्टेटमेंट हो जाए, तो एक स्टेटमेंट होता है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करता है, उसी को बैलेंस शीट कहा जाता है। ये अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनता है जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं 31 मार्च को, और उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक स्टेटमेंट में लिख करके दिखाते हैं कि हमारे बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है। और हमेशा याद रखना कि एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज के इक्वल होती हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में भी हमें यही करना होता है। इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। तो यार बुक वैल्यू क्या होती है, किसी भी बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि किसी भी एसेट का, कोई भी प्रॉपर्टी है जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, उसको हमने बुक में रिकॉर्ड करके जितने अमाउंट में रखा है उसी को हम बुक वैल्यू कहते हैं। यानी कि हमने पढ़ा था ना कि ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर जो हमने रिकॉर्ड किया है जितने अमाउंट में, जैसे फर्नीचर हमने अपने बुक में लिखा हुआ है 80,000 का, तो वो हमारी हो गई बुक वैल्यू। लेकिन इसमें याद रखना कि बुक वैल्यू में हम डेप्रीशिएशन को माइनस करते हैं। डेप्रीशिएशन बताऊंगा अभी आगे कि क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यार जो जिस भी बुक में हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट कहेंगे। बुक्स इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड आर ट्रांसफर्ड पोस्टेड। तो जिसमें भी हमने एंट्री पोस्ट की है या फिर ट्रांसफर किए हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाएगा। ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्रेडिट, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। तो जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट होते हैं। क्रेडिट क्या होता है, देखो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हम दो कॉलम बनाते हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड क्या होता है, उस अकाउंट का लेफ्ट कॉलम होता है, ठीक है। जब भी हम अकाउंट के दो साइड होते हैं, राइट और लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड वाले को हम क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक है। राइट साइड वाले को डेबिट साइड कहते हैं, ठीक है। देन द एंट्रीज पोस्टेड द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। अब देखो क्रेडिट और डेबिट एक चैप्टर हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि क्रेडिट साइड क्या होता है, एक अकाउंट का लेफ्ट साइड होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो उसका लेफ्ट साइड। और डेबिट साइड मतलब कि राइट साइड, ठीक है। यानी कि एक सेकंड, मैंने शायद गलत पढ़ लिया। डेबिट साइड हमारा लेफ्ट साइड होता है और क्रेडिट साइड राइट साइड होता है, ठीक है। तो अकाउंट का जो डेबिट साइड है वो लेफ्ट साइड है और क्रेडिट साइड राइट साइड होता है, ठीक है। जैसे कि हम मान लो कि हमने एक अकाउंट बनाया, इस तरीके से अकाउंट बनता है यहाँ पे ऐसे, और ये होता है हमारा डेबिट, ठीक है। ये होता है डेबिट साइड और इस साइड होता है हमारा क्रेडिट साइड, ओके। तो जितने भी ट्रांजैक्शन है वो इन दोनों में ही रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। डेबिट साइड इधर रिकॉर्ड होगा और एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो डेबिट और क्रेडिट यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बहुत इजी है। अभी आप बस इतना समझ लो कि डेबिट मतलब राइट लेफ्ट साइड और क्रेडिट मतलब राइट साइड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, इसको अच्छे समझिएगा। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, तो यार कोई भी एसेट है, जैसे कि हम मान लेते हैं फर्नीचर को, तो फर्नीचर की वैल्यू जब हमने उसको खरीदा था तो 80,000 थी, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, यानी कि जब उसका टाइम बीतता जाएगा, तो वो फर्नीचर थोड़ा ख़राब होने लगेगा या फिर इसकी क्वालिटी कम होने लगेगी या फिर वो ब्रेक हो सकता है। तो आप टाइम के साथ साथ देखोगे कि उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो बहुत सारे ही एसेट्स ऐसे होते हैं कि टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी कि किसी भी एसेट की बुक वैल्यू अगर कम होती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जैसे मान लो कि आपने अपना जो फ़ोन खरीदा है वो आपने आज 10,000 रुपये का खरीदा, तो क्या आपको लगता है कि वो 5 साल बाद भी उसकी कीमत 10,000 रुपये होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसकी कीमत गिर चुकी है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। इसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी कि कोई भी एक एसेट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो इसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंट्री। तो एंट्री क्या होता है, देखो जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी को एंट्री कहते हैं। रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम एंट्री कहते हैं। द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। एक बुक्स ऑफ किसी भी अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंट्री कहा जाता है।
एक ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट को रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट के इज नोन एज एंट्री। इंसॉल्वेंट क्या होता है? तो एक ऐसा पर्सन जो अपने डेट को पे नहीं कर सकता है ना, जो अपने कर्जे को पे नहीं कर सकता, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। कोई ऐसा पर्सन या एंटिटी जो कि अब वो पेमेंट नहीं कर सकती, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने कर्जे को पे कर सके, दिस इज इंसॉल्वेंट। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? इंसॉल्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्वेंट। तो जस्ट उसका अपोजिट, एक ऐसा पर्सन या एंटिटी जो अपने डेट को पेमेंट कर सके, अपने कर्जे को भर सके। डेट मतलब होता है कर्जा, ठीक है। तो अपनी डेट की पेमेंट जो कर सकता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जो नहीं कर सकता है उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर क्या होता है यार? जिसका बिजनेस होता है, जो ओनर होता है बिजनेस का, उसी को प्रोपराइटर कहा जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। तो ये ईयर के लास्ट में बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? बैलेंस शीट को ही कहते हैं, ठीक है। 3 स्टेटमेंट बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम क्या करते हैं? इसको ईयर के लास्ट में बनाते हैं, जो कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है कि हमारे बिजनेस में कितनी मनी आ रही है, जा रही है, किस पे कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से इनकम कितनी जा रही है। तो ये सब कुछ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स में दिखाया जाता है, जो ईयर के एंड में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये एक चैप्टर भी है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि अब नेक्स्ट टर्म में पढ़ोगे, तो इसको याद रखना अच्छे से। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको एक PDF में करके आपको दे दूंगा। आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा ताकि आप इसे भूलो ना, और प्लीज़ इसको एक बार लिख के याद कर लेना। आपको अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अगर समझ में आया हो अकाउंटिंग टर्म्स तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहो। ओके, तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम 3rd चैप्टर कर रहे होंगे, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी का। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।